राजेंद्र कौशल आज दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनका जाना पहचाना नाम है और हरियाणा की राजनीति में एक दबदबा कायम इनका रहा है। लेकिन जितना जीवन इनका संघर्षशील रहा, हर मोड़ पर इनको मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। और कहते हैं ना कि अड़ी थुड़ी का मकंदा यार। तो ऐसे में जहां कोई बात आती है कि इनको कांग्रेस हो कोई पार्टी हो, फंसा दिया जाता है जहां पर कोई भी नहीं जाता और जहां कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, डरते हैं शख्सियत। लेकिन ये वो शख्सियत है, चाहे आदमपुर की धरती हो, चाहे कलायत की धरती हो और चाहे कहीं और की धरती हो या हिसार का लोकसभा क्षेत्र हो। तो ऐसे में हमारे साथ जयप्रकाश जी जेपी साथ हैं, उनसे आज दर्शकों को मिलवाने जा रहे हैं अमृतधारा पर। और उम्मीद है कि आप लोग इन चेहरे को जान करके खुशी भी महसूस करेंगे और प्रेरणा भी लेंगे। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपके साथ एक नाम जोड़ दिया जाता है कि भाई जहां कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता कांग्रेस पार्टी में भी, वहां जयप्रकाश को हटा दिया जाता है। नहीं, हटाया नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी का, क्योंकि हम पार्टी में काम कर रहे हैं जी। पार्टी जिसको जहां लड़वाना चाहे तो पार्टी वहां लड़वाती है, और लड़ना चाहिए, लड़ते हैं। जयप्रकाश जी, क्या आपसे बढ़िया कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में नहीं है जिन पर 100% उम्मीद की जाती है? नहीं है, क्यों नहीं, मेरे से बहुत अच्छे हैं। लेकिन चेहरा आपका ही सामने आता है। मैंने बताया तो पार्टी का फैसला है, पार्टी जो करती है वही करती है। और हुड्डा साहब ये आपको कहते हैं जयप्रकाश साहब के बिना कोई को नहीं जा, आदमपुर में जा। तो हुड्डा साहब हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अग्रणी नेता हैं। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा, करता भी। जयप्रकाश जी, कर्म भूमि और जन्मभूमि, जन्मभूमि कैथल, कर्म भूमि हिसार या कहीं और भी बन सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं भी बन सकती है। देखो, सियासी और सन्यासी का कोई स्थान नहीं होता जी, और सन्यासी का कोई डेरा नहीं होता जी। जहां जिस डेरे में अपना डेरा डाले वही उसका हो जाता है। तो क्या आप भी मोदी की तरह जोड़ा ठा के जहां बचा दिया जाएगा वही चले जाओगे? देखो, मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री है जी, वो क्या कहते हैं, उस चक्कर में नहीं बढ़ना चाहता। हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी जहां भी मुझे कहती है मैं चला जाता हूं, मैं चला भी जाऊंगा। जी। जयप्रकाश जी, कुछ लोगों जो कैथल की जनता है वो आपका चेहरा मोदी जी से मिला रहे हैं कि भी मोदी जी और जयप्रकाश का चेहरा एक लगता है, कहीं भूल भुलैया तो नहीं है? मोदी हमारा तो कोई डीएनए भी नहीं मिल सकता अलग अलग है। लेकिन देखिए, चेहरे तो कई बार क्या है, कद काट से, हेयर स्टाइल से मिल जाते हैं, मिलते मुलते नहीं, बहुत दूर मतलब चेहरे मिल जाते हैं लेकिन विचार कई बार नहीं मिलते। नहीं, मैं कहता हूँ विचार भी कई बार मिले हमारे को, मिले हैं, क्योंकि कई 2 बार 96 में हमारा गठबंधन था बीजेपी के साथ जी। मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे, जनशक्ति हरियाणा प्रभारी थे। हाँ, उस वक्त में एमपी था जी। तो ऐसा नहीं कि विचार नहीं मिलते, विचार में हमारी कोई लड़ाई नहीं है हमारा। आज उस वक्त के विचार अलग थे, आज कांग्रेस पार्टी के साथ मोदी जी के विचार नहीं मिलते, इसलिए आज विचारों में भिन्नता है। जयप्रकाश जी, कैथल की जनता ये कहती है कि जयप्रकाश जी को अगर मोदी जी हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो हरियाणा में सरकार आई पड़ी है। पहली बात तो यह कि मैं बीजेपी में नहीं था। दूसरी बात, मोदी जी मुझे क्यों घोषित करें, ये मुख्यमंत्रीशिप तो किस्मत से मिलती है। बहुत नेता कहते हैं मैं 29 में बन जाऊंगा, मैं 24 में बन जाऊंगा, मैं बन गया हूंगा, बहुत कम है। और सबका जी भी करे, जी मेरा भी करे। एक बात तो बन, मुख्यमंत्री बिना किस्मत के, बिना हैसियत जी, हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जी। एक बात निकल कर सामने आ रही है, लोगों से भी हम बात कर रहे थे, न्यू कि भी भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा दमदार हो, धाकड़ हो, तो दोबारा फिर बीजेपी आ सके। और जयप्रकाश जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा में बना दें बीजेपी, तो सरकार भी आई पड़ी है और जयप्रकाश जी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। नहीं तो कोरी कल्पना है। अच्छा, मेरा बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत मजबूत चेहरा है हरियाणा में, उसका मुकाबला आज के दिन कोई कर नहीं सकता जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इसलिए किसी की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। जयप्रकाश जी, आदमपुर के अंदर आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जबरदस्त और मार्जिन बहुत कम रहा हार जीत का, लेकिन आप अभिमन्यु की तरह, महाभारत के अभिमन्यु की तरह अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहे और आप पर वहां के कुछ शरारती तत्वों द्वारा अटैक भी किया गया।
तो क्या रणक्षेत्र कैसा था वो? देखिए, वो बहुत बढ़िया चुनाव हुआ। जो पीछे से हमला करते हैं वो कायर प्रवृत्ति के लोग, जी, ये कायराना हमला था और वही लोगों की नजरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और गठबंधन सरकार के कार्यकर्ताओं में गिरावट आई है। लोगों में गठबंधन सरकार से उससे नफरत हुई। जी। जयप्रकाश जी, वहां के लोगों ने भी माना कि भी जयप्रकाश जी ने इलेक्शन बड़ी बखूबी से लड़ा, लेकिन क्या बात रही कि लोग कुछ विरोध भी आपको झेलना पड़ा वहां पर? विरोध तो सबका हुआ है। हाँ। निर्विरोध कौन सा होगा? MLA तो बड़ा औखा काम है निर्विरोध बनना। लेकिन एक बात थी कि भी जयप्रकाश से बढ़िया और मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं था हिसार के अंदर। इलेक्शन लास्ट दम तक आपने बहुत बखूबी से लड़ा, लेकिन हार जीत तो लगी हुई है। अब कैथल की राजनीति को लेकर बात करता हूँ। कैथल में भी घूम फिर के जब बात आती है तो जयप्रकाश के नाम पे, चाहे वो जाट बेल्ट है चाहे गुज्जर बेल्ट में भी हम गए, तो वो लोग कहते हैं यार जयप्रकाश जी इलेक्शन में आ गया ना फिर सबके धुएं उठा देगा। आप ये देखिए, ये मेहनत और व्यवहार, राजनीति, ये तो सही है कि राजनीति में शिक्षा और शिक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से शिक्षा हासिल करके आ जाते हो देश विदेश जी, और व्यवहारिक ज्ञान ना हो, व्यवहारिक ज्ञान के बिना राजनीति अधूरी है। लेकिन जयप्रकाश जी, आपका तो एक जवानी के टाइम से ही बहुत बड़ा तगड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस बन गया। आप पेट्रोलियम मंत्री उस टाइम रहे जब लोगों को उस उम्र के अंदर उम्मीद भी नहीं होती कि वो सेंटर में जाएंगे, कोई MLA MP बनेंगे, और आप पेट्रोलियम मंत्री बने, घर घर में आपने गैस कनेक्शन दिए। तो ये जो लोगों का प्यार है और आपकी पकड़ है, एक बात कही जाती है कि भी जयप्रकाश के पास जो कार्यकर्ताओं का एकजुटता है और जो कार्यकर्ता उनकी रीढ़ की हड्डी है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ता की वजह से मैं यहाँ हूँ जी। अगर कार्यकर्ता जयप्रकाश का साथ ना देते जी और एक भाई के साथी के रूप में काम ना करते जी, आप ये देखिए 89 में मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना। उस टाइम कितनी उम्र थी जयप्रकाश जी? मैं 33 वर्ष। सिर्फ 33 साल जी। तो उस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैंने हराया था। हाँ। और चौधरी वीरेंद्र सिंह 1984 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जीते थे। जी जी बिल्कुल। तो वीरेंद्र सिंह उस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन लोगों ने जयप्रकाश को चुनाव जितवाया, वीरेंद्र सिंह को हराया जी। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी हमारे जो मैं युवा लोकदल का, युवा जनता दल का प्रेसिडेंट था हरियाणा का जी, और नौजवानों ने बड़ा भारी साथ दिया। आपने देखो कि विकास की साइकिल यात्रा बिल्कुल देखिए जी, सैकड़ों हजारों नौजवान जी, किस तरीके से आज के दिन गांव में साइकिल ढूंढे से नहीं मिलते नहीं, और कहां से इतने साइकिल कैसे आए? और फिर 7 दिन तक हर गांव के लोगों ने जो उनका स्वागत किया, मान सम्मान किया जी। तो ये कार्यकर्ता ही एक ऐसी चीज है। और मेरे को बाबू दादा MP MLA थोड़े थे, हमारे घर में कोई पॉलिटिक्स थोड़ी नहीं। हमने तो बल्कि जो हरियाणा के उच्च कोटि के बड़े परिवार थे उनके खिलाफ जयप्रकाश लड़ा। यही तो आपकी खासियत है। भगवान ने बहुत बार मुझे सफलता भी दी जी, और उन बड़े परिवारों को सबक सिखाने का मौका भी हमारे कार्यकर्ता साथियों को मिला। तो पार्टी वाले भी मानते हैं कि जयप्रकाश के पास अपनी ताकत है, चाहे पार्टी लोकदल रही हो, चाहे आपने आजाद इलेक्शन लड़े, अब कांग्रेस में लड़ रहे हैं, और कांग्रेस में भी आप एक मजबूती का चेहरा है। तो कैथल में क्या कैथल की संभावना है कि कैथल से आप इलेक्शन लड़े? नहीं, कैथल में तो कहां से लड़ूंगा, कैथल में तो नहीं लड़ूंगा। कैथल में कैसे? कलायत लड़ेंगे हम तो, कलायत लड़ेंगे। लेकिन कैथल की जनता ये कह रही है कि कलायत की बजाय अगर कैथल जयप्रकाश आ जाए तो हमारे लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, ये तो एक बेकार बात है। परिस्थितियां पता नहीं क्या करा दे। हो सकता है भाई, मेरी सोच नहीं, कांग्रेस से तो प्रश्न नहीं उठता जी, लेकिन मैंने ये कहा है कि वे परिस्थितियां पता नहीं इंसान को कहां से कहां ले जाए, क्या से क्या करा दे। क्योंकि राजनीति में संभावनाएं कभी मरती नहीं, संभावना का खेल है। जयप्रकाश जी, अब आने वाला जो 2024 है, कांग्रेस का भविष्य है, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लोग ये भी कहते हैं भी चलो आपस में बुआ के मामा के हैं, तो क्या ये तीनों एकजुट हो सकते हैं? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। बीजेपी में वीरेंद्र सिंह तो और बीजेपी में मेरे हिसाब से उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिए।
लेकिन हुड्डा साहब ने ये कहा कि भी क्या बात हो गई है, तो हम रिश्तेदारी बुआ मामा के हैं, कोई बात नहीं। अगर वीरेंद्र सिंह आते भी हैं तो मैं तो उस जगह पे उस जगह पहला था, वीरेंद्र सिंह गया था, मैं तो नहीं गया। तो ये बात तो फिर हुड्डा साहब से वीरेंद्र से पूछूं कि क्या बात हुई, मेरी गिल तो हुई। हाँ, सुर्खियों में आ रही थी ये बात। मैं कहूँ दोनों से पूछो जी। वो बताएंगे, मुझे तो नहीं पता उनकी क्या बात हुई है कि नहीं हुई है। तो कुछ समय पहले जयप्रकाश जी बात चली कि भाई चौटाला साहब भी बीजेपी को हराने के लिए, चौटाला साहब जो इंडियन नेशनल लोकदल है और वीरेंद्र सिंह और हुड्डा साहब तीनों एकजुट अगर हो जाए तो बीजेपी को कहीं किसी तीनों खाने चित कर सकते हैं। क्यों उस वक्त इनको दिखाई नहीं दी जब आदमपुर का बाई इलेक्शन था? हाँ, इन्होंने बीजेपी के कहने से अपना उम्मीदवार उतारा था। उस वक्त मैंने तो रिक्वेस्ट की थी भाई ना उतारो। भाई ना उतारो। इन्होंने जानबूझ करके, अरे लोकदल तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी के लिए काम करती है। आपने उदाहरण नहीं समझा, वो जो रेल में बाबू बेटा बैठे थे, हाँ हाँ हाँ, तुसी कित्थों आओ कित्थे जाओगे, गली भी हुई, मोहल्ला भी हुई, घर भी हुई। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा भाई तुसी क्यों चिंता करते हो, उसी तो सब टाइम पास करते हैं, प्यो पुत्र हाँ, बाबू बेटा हाँ। तो ये तो एक सारे कयास है, ये चौटाला परिवार से, स्वर्गीय चौधरी देवलाल के परिवार से चलते हैं, चाहे वाजिया का परिवार हो, चाहे अभय का परिवार हो, चाहे स्वर्गीय चौधरी देवलाल का परिवार का कोई सदस्य हो, वहां से चलते हैं चौधरी देवलाल के परिवार से हाँ। और आकर के बढ़ जाते हैं बीजेपी के घर में। तो इसलिए सारे मतलब एक को है इन पे समय बर्बाद करना कोई फायदा कोई